नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? हैप्पी? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? गुड। आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन 12। माता ही निर्माता। न पे छोटी ई की मात्रा है नी, म पे आ की मात्रा माँ और हाफ र है त पे आ की मात्रा ता। निर्माता। मैंने आप लोगों को जैसे बताया है, हाफ र जो होता है बोलते पहले हैं और लगाते नेक्स्ट लेटर पे हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पहले होगा और जब राइट करेंगे तो वो नेक्स्ट लेटर के ऊपर होता है। जैसे कि म के ऊपर हाफ र लगा हुआ है, लेकिन जब बोलेंगे तो बोलेंगे निर्माता। र पहले आया, म बाद में आया। सो माता ही निर्माता। मदर इज द प्रोड्यूसर। मदर इज द डायरेक्टर। प्रोड्यूसर डायरेक्टर पता है ना, कोई मूवी बनती है तो उसका कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है, सेम चीज़। एक इंसान की लाइफ में माँ का रोल क्या होता है? जैसे माँ बच्चे को गाइड करती है, बच्चा उसी अनुसार मैक्सिमम होता है। तो एक इंसान के सक्सेस होने में माँ का क्या रोल होता है? एक बच्चे की सफलता में माँ का क्या रोल होता है, औरत का क्या रोल होता है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। संसार में जितने भी ज्ञानी विज्ञानी हुए हैं, उनकी सफलता का राज क्या है? तो संसार मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी थॉटफुल पीपल, आपके फिलोसफर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, आर्टिस्ट, सब लोग हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी सफलता का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस? जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, प्रिंस बिस्मार्क, महात्मा गांधी, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने अपने शक्तिशाली दृढ़ स्वरूप की प्राप्ति कहाँ से की थी? तो ये जो सारे लोगों का नाम बोल रहे हैं, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, प्रिंस बिस्मार्क, महात्मा गांधी, विवेकानंद, ये जो सारे शक्तिशाली दृढ़ स्वरूप इनके पास है, आखिर इनको मिला कहाँ से ये सब ताकत? आज इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक हो गया है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू थिंक अबाउट ऑन दैट टॉपिक। ये जो महान लोग हैं, इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये इंस्पायर कहाँ से होते हैं इतना अच्छा काम करने के लिए? ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। भारत में प्राचीन काल से माता को ही संतान के भविष्य का निर्माता कहा गया है। तो इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही माँ को ही एक बच्चे के भविष्य के लिए बताया गया है कि एक बच्चे का अच्छा भविष्य उसकी माँ ही तय कर सकती है, ठीक है। उसकी माँ ही अपने बच्चे का प्रॉपर विकास कर सकती है, उसका अच्छा फ्यूचर बना सकती है। परिवार को सात्विक गुणों की खान कहकर प्रशंसा की गई है। और जो फैमिली होता है, ओशन ऑफ नॉलेज, संस्कारों का, संस्कार मतलब कि पढ़ाई तो सिर्फ किताबों की पढ़ाई होती है। संस्कार हमें कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, अपने बड़ों से कैसे बिहेव करना है, छोटों को कैसे बिहेव करना है, से कैसे बिहेव करना है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, कैसे हेल्प करनी है, कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, वो तो हमें घर से सीखने को मिलता है। और घर में हमें कौन सिखाता है? हमारी माँ सिखाती है हमें कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बिहेव करना है। इसी से परिवार को सात्विक गुणों की खान कहकर उसकी प्रशंसा की गई है, उसको एप्रिशिएट कहा गया है। ज्ञानी मानते हैं कि जिस राष्ट्र ने अपना गृहस्थाश्रम जितना अधिक सुधार किया है, उसी के अनुपात में वहाँ के लोग सद्गुणों से भरते जाते हैं। तो ज्ञानी लोग, जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि गृहस्थाश्रम का जितना अधिक सुधार किया गया। अभी आप बोलोगे गृहस्थाश्रम क्या है? तो पहले
प्राचीन काल में एक ह्यूमन की लाइफ को हम 100 ईयर एवरेज मान के चलते थे कि एक इंसान की जो लाइफ है वो 100 ईयर की होगी, और उस 100 ईयर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, उस 100 ईयर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला 25 साल का हमने जो एज है उसको डिवाइड कर दिया। पहला 25 साल जो था वो ब्रह्मचर्य कहलाया। बच्चे के पैदा होने से 25 साल जो थे वो ब्रह्मचर्य कहलाया। उसमें बच्चों को हर अच्छी चीज़ सिखाना, पढ़ाई लिखाई करना, बुरी हैबिट से दूर रखना, उनको यही सिखाया जाता था। जैसे गुरुकुल में बच्चे जाके पढ़ाई करते थे। 26 से लेके 50 ईयर तक गृहस्थ आश्रम होता था। उसमें आदमी शादी करता था, बच्चे होते थे, परिवार संभालता था, रिश्तेदारी संभालता था, जिम्मेदारियां संभालता था। ठीक है, तो हो गया 50 साल। इसी को ये जो आपका 26 से लेके 50 साल की एज ह्यूमन की थी, जिसमें वो उसकी शादी की जाती थी, बच्चे होते थे, वो घर संभालता था, जिम्मेदारियां संभालता था, आदमी औरत दोनों, उस टाइम को गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तीसरा आश्रम जो था 50 से लेके 75 साल तक, 75 ईयर तक, 50 से 75 ईयर तक, उसको हमने वानप्रस्थ बोला। मतलब क्या था कि अब 50 के बाद धीरे धीरे आपको ये जो संसार की मोह माया है उसे त्याग के उसको त्यागना शुरू करना चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन अब आएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो उनकी अपनी सोच होगी, उनकी अपनी विचारधारा होगी। तो धीरे धीरे अब हमें मोह माया को त्याग करके वन की तरफ आगमन करना चाहिए। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए हमें कि अब हमें इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। 75 से लेके आपका 100 ईयर का जो टाइम था उसको संन्यास आश्रम कहा गया है। मतलब कि अब आपको सारी मोह माया दुनिया छोड़ के जंगल में जाके वहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान करना है, फल फूल खा के, मतलब कि अब इस सारी सांसारिक मोह माया से दूर होके आपको भगवान का ध्यान करना है, और वहीं जाके आदमी अपने लास्ट स्टेज में होता था। तो ये गृहस्थ आश्रम है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आदमी ने अपना गृहस्थ आश्रम का जितना सुधार किया है उसी अनुपात में वहाँ के लोग सद्गुणों से भरते हैं, क्योंकि आदमी की शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कैसे घर चला रहे हैं, रिश्तेदारों को आना जाना, ये सारी चीज़ें बच्चा इसी टाइम में माँ बाप से सीखता है। तो हम जितना सिखाएंगे, जितना अच्छा सिखाएंगे, उतना ही अच्छा इंसान बनेगा। विदेशी विद्वानों ने तो उसको होम पावर कहकर उसकी प्रतिष्ठा की है, और फॉरेनर्स जो है, फॉरेन के जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने तो गृहस्थ आश्रम को होम पावर का नाम दिया है। ठीक है, होम पावर के नाम से सम्मानित किया है। आर्य जाति के महापुरुषों ने अपने गुरुकुल बनाए थे। तो आपको पता होगा कि पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। 5 साल की अवस्था में ही, एज में ही वो अपना घर छोड़ के गुरुकुल चले जाते थे पढ़ाई करने के लिए, और 25 ईयर तक वहीं पे पढ़ाई लिखाई करते थे। वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, और वहीं पे वो अपना सारा काम अपने खुद खाना, खुद कपड़े धोना, खुद पढ़ाई करना, खुद होमवर्क करना 5 ईयर की एज से ही वो स्वयं करते थे। टीचर उनको सिखाते थे। वहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए भेजा जाता था। तो वहाँ ऋषि पत्नी ही, जिन्हें गुरु माता कहा जाता था, उन्हें उत्तम शिक्षा देती थी। तो बच्चे तो माँ बाप से दूर चले गए, पेरेंट्स से दूर चले गए, लेकिन जब वो पढ़ाई करने गुरुकुल में जाते थे तो वहाँ ऋषि मुनि की वाइफ हुआ करती थी, पत्नी हुआ करती थी, और माँ की जगह वही सारे बच्चों को संस्कार देती थी। यही कारण है कि आर्य जाति के उस काल में बड़े ऊंचे दर्जे के दार्शनिक, शक्तिशाली क्षत्रिय, तेजस्वी ब्राह्मण और त्यागी महापुरुष पैदा हुए हैं। इसी से जब गुरुकुल था तो बड़े बड़े फिलॉसफर, बड़े बड़े योद्धा, ब्रिलियंट पीपल, त्यागी महापुरुष, सोशल वर्कर्स, इस तरह के लोग उस समय ज़्यादा
हुआ करते थे। अच्छे चरित्र का स्रोत माता है। एक अच्छा कैरेक्टर देना माँ की जिम्मेदारी होती है, वही बच्चे को एक अच्छा कैरेक्टर, अच्छा विचार देती है। जिस घर में पढ़ी लिखी माता है वह घर धन्य है, और जिस घर में एजुकेटेड मदर होती है वह घर तो धन्य ही है, बहुत अच्छा है। शिक्षित माता की संतानें ही समाज के आदर्श को पूर्ण करती हैं, और जहाँ पे मदर एजुकेटेड है वो अपने बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देती है कि सोसाइटी में बच्चे को कैसे रहना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र उन्नत हो, हम संसार की सभ्य जातियों के मुकाबले में खड़े हो पाएं और हम में श्रेष्ठतम संस्कृति का विकास हो, तो हमें महिलाओं को शिक्षित करना होगा। और हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है एक डेवलप कंट्री हो, संस्कार के रूप में, सिविलाइज्ड पर्सन के रूप में हम नंबर 1 पे हों, हमारी संस्कृति का विकास हो, हमारे धर्म का विकास हो, तो हमें वुमेन्स को एजुकेट करना है। बच्चे की शिक्षा माता और पिता दोनों के द्वारा बेहतर हो सकती है। एक बच्चे की जो एजुकेशन है, माँ और पिता दोनों मिलकर उसको एजुकेट करें तो वो बहुत अच्छा सीखेगा और उसे संसार संग्राम के योग्य बना सकती है, और दुनिया में कैसे सरवाइव करना है, अच्छे बुरे का नॉलेज करना, ये माता पिता मिलकर बच्चे को सिखाते हैं। जीवन के पहले कुछ वर्ष संस्कार धारण के होते हैं। मैंने बताया ना, जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, मतलब कि 5 से आपका 25 का जो एज होता है, उसमें बच्चे को संस्कार धारण करने होते हैं। यही सब पढ़ाया जाता है, कैसे लड़ना, पढ़ना, कैसे बिहेव करना है, यही सब संस्कार उनको दिए जाते हैं। जब बच्चा केवल नकल करता है, क्योंकि इस एज में बच्चे जो हैं सिर्फ दूसरे को कॉपी करते हैं, वह अपने आसपास के वातावरण को आसानी से पकड़ लेता है और जैसे एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है उसी को अडॉप्ट कर लेता है। शुरू में बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं वो जीवन भर साथ रहते हैं, और बचपन में जो बच्चों ने आदतें पकड़ ली वही आदत पूरी लाइफ उनके साथ चलती रहती है। बच्चे की पहली मुस्कान से ही उसकी शिक्षा का समय शुरू हो जाता है, और जब एक बच्चा बॉर्न होता है और उसकी फर्स्ट स्माइल से ही उसका एजुकेशन स्टार्ट होता है। जिन बातों को हम साधारण समझते हैं वही बच्चे के लिए बड़े नतीजे पैदा करती है, और हम जिन चीज़ों को लगता है कि बहुत नॉर्मल है, वही सारी चीज़ें बच्चे जो हैं हमसे कॉपी करते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब की प्रेरणा का स्रोत माता ही रही है। तो जितने भी महापुरुष रहे हैं, बड़े बड़े लोग, फेमस लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी प्रसिद्धि के पीछे उनकी माँ का हाथ हुआ है। उनकी माँ ने उनको कैसे गाइड किया है, इसी से वो फेमस हुए हैं। तो हमें इस लेसन से सीख क्या मिलती है, हमें ये लेसन क्यों पढ़ना चाहिए? किसी को भी अपने व्यक्तित्व निर्माण में माता के योगदान को नहीं भूलना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। We must never neglect the role of a mother in shaping the personality and character of a child and give her due respect. तो एक माता की हमारी लाइफ में, एक माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए हमें हमेशा उनका एहसान मानना है और जो रेस्पेक्ट वो डिजर्व करती हैं हमें वो रेस्पेक्ट उनको देना चाहिए। नेक्स्ट हम जाएंगे वर्ड मीनिंग पे। दृढ़, द है उसमें री की मात्रा लगी है और ढ है, श्र ढ जो होता है ना वो वाला ढ है। दृढ़, दृढ़ मतलब फॉर्म, दृढ़ मतलब फॉर्म, FIRM, फॉर्म। संतान, संतान मीन्स चाइल्ड, संतान मीन्स चाइल्ड। सात्विक, स सप्या की मात्रा सा, हाफ त, व पे छोटी की मात्रा वी एंड क, सात्विक। सात्विक मीन्स राइटियस, सात्विक मीन्स राइटियस, मीन्स सात्विक भोजन होता है ना, सात्विक भोजन जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल बोल रही हूँ मैं आपको, जिसमें न ऑनियन हो, न गार्लिक होता है,
ऑनियन, गार्लिक इन सबसे दूर होता है, कोई गरम मसाला नहीं होता, उसको बोलते हैं सात्विक भोजन। तो हमें मैक्सिमम सात्विक भोजन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर शुद्ध रहता है। इसी तरह सात्विक गुणों की खान है, घर जो है सात्विक गुणों की खान है, क्योंकि हमें लाइफ के मैक्सिमम लेसन घर से ही मिलते हैं। गृहस्थाश्रम, फैमिली लाइफ। गृहस्थाश्रम मतलब 25 से लेके 50 तक की जो लाइफ होती है उसको हम गृहस्थाश्रम बोलते हैं। गुरु माता, गुरुज वाइफ, ऋषि मुनि की जो पत्नी होती हैं, टीचर की वाइफ, उनको गुरु माता बोलते हैं। उत्तम शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। उत्तम शिक्षा मीन्स क्वालिटी एजुकेशन। दार्शनिक, फिलॉसफर, दार्शनिक मीन्स फिलॉसफर। शक्तिशाली, पावरफुल, शक्तिशाली, पावरफुल। अभी आप 2 पढ़ना सीखो। ऊपर जो है दार्शनिक है, दा श है, हाफ र की मात्रा है, न पे छोटी की मात्रा एंड क, दार्शनिक। शक्तिशाली, श हाफ क, तो पे छोटी की मात्रा ती, शा ली, शक्तिशाली, पावरफुल। स्रोत, स उसमें र लगा है, ओ की मात्रा है स्रो एंड त, स्रोत। स्रोत मीन्स सोर्स, स्रोत मीन्स सोर्स। जैसे नदी का स्रोत होता है ना, मतलब कहाँ से नदी निकल रही है, कोई भी चीज़ है तो इसका स्रोत कहाँ पे है, इसकी बिगनिंग कहाँ है, वो होता है सोर्स। प्राचीन, एंसेंट, प्राचीन मीन्स एंशिएंट, ANCIENT, प्राचीन मीन्स एंशिएंट। सो ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग। मैच द फॉलोइंग। माता, माता कौन है? संतान की निर्माता। ऋषि पत्नी, गुरु माता, होम पावर, सात्विक गुणों की खान। परिवार, माँ। गुरुकुल, प्राचीन काल। ओके, गुरुकुल प्राचीन काल। तो ये आपकी मैचिंग हो गई। नेक्स्ट सिनोनिम, भारत। सिनोनिम क्या है? आर्यावर्त। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आर्यावर्त। 2 हाफ र है तो आर्यावर्त। नेक्स्ट क्या है? भारत वर्ष। बार बार र इस लेसन में रिपीट हो रहा है तो पढ़ने की प्रैक्टिस करना। वर्ष, व है, हाफ र है एंड श है, भारत वर्ष। माता, माँ, जननी, अम्मा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। संसार, दुनिया, जग। नतीजा, परिणाम, निष्कर्ष। ब्राह्मण, पंडित, विज। ओके, तो ये हो गया आपका सिनोनिम। नेक्स्ट, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है और प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है ये हम जानेंगे। जब कर्ता किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कर्ता मतलब काम करने वाला। जब काम करने वाला किसी और के द्वारा काम करवाता है, खुद न काम करके किसी और से काम करवाता है, उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक बोलते हैं, ठीक है। मैंने काम न करके किसी और से करवा लिया तो वो हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? मैंने खुद काम किया, ठीक है, मैंने खाना खाया, मैंने डांस किया, मैंने कपड़े धोए, मैंने पढ़ाई किया, ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। मैंने अपना काम खुद किया। द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब मैंने किसी और से काम करवाया। जैसे माँ नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है, तो माँ ने खुद बच्चे को दूध नहीं पिलाया, उसने नौकर को बोला कि बच्चे को दूध पिला दो, तो क्या हुआ?
ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। ओके। माँ नौकर से कपड़े धुलवाती है, तो यहाँ पे जो पिलवाती है, धुलवाती है, ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। माँ नौकर से कपड़े धुलवाती है। माँ ने खुद कपड़े नहीं धोए, नौकर को बोला धोने के लिए, तो धुलवाना जो क्रिया है आपकी, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। तो जब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा कि द्वितीय प्रेरणार्थक या प्रथम प्रेरणार्थक वो करो, तो आप सेंटेंस पढ़ो और सोचो कि इसमें काम कौन कर रहा है। किसी ने किसी से काम करवाया है या कर्ता ने खुद काम कर लिया है। ओके, तो जब खुद काम कर लिया है तो वो हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। किसी के द्वारा काम करवाया गया, वो हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ाना, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, प्रथम प्रेरणार्थक है। टीचर का काम है पढ़ाना, उसने पढ़ाया। द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना, टीचर ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। टीचर ने खुद नहीं पढ़ा, बच्चे को बोला आ जाओ और लेसन को पढ़ो, तो पढ़वाना यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। सोना, सोना क्या है? क्रिया है, काम है, स्लीपिंग। सुलाना, माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, प्रथम प्रेरणार्थक। माँ ने नौकर से बच्चे को सुलवाया, सुलवाना, यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। तो क्लियर है आप लोगों का? खुद काम करना प्रथम प्रेरणार्थक होता है, मैंने अपना काम खुद किया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? जब किसी ने किसी और के थ्रू काम करवाया है, तो वो होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सेम चीज आप लोग अपने बुक में कर लेना। बच्चे ने दूध पिया, बच्चे ने क्या किया? खुद दूध पी लिया, प्रथम प्रेरणार्थक। बच्चे को माँ ने नौकर से दूध पिलवाया, तो माँ ने नौकर को बोला कि बच्चे को दूध पिला दो, वो हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। रघु ने सोहन को जगाया, प्रथम प्रेरणार्थक है। रघु को सोहन को जगाना था, उसने जगा दिया, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। पिता ने पुत्र को छड़ी भिजवाई, यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई है, तो ये होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। पिता ने पुत्र को छड़ी भिजवाई, तो पिता ने पुत्र के लिए छड़ी, छड़ी मतलब डंडा, भिजवाया, खुद नहीं गए, किसी और के थ्रू भिजवाया, तो ये होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, टीचर ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, प्रथम प्रेरणार्थक है। ठीक है, टीचर का काम है, उसने बच्चों को पढ़ा दिया हिंदी। ओके, तो ये हमने आज क्या किया? अपना लेसन 12 का माता ही निर्माता चैप्टर पढ़ा। मैंने आपको ट्रांसलेट किया ताकि आपको लेसन समझ में आ जाए, वर्ड मीनिंग पढ़ा और बुक एक्सरसाइज पढ़ा। क्वेश्चन आंसर आपके होमवर्क में आएगा, तो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन अपने क्लास वर्क में लिखना, और जो बुक एक्सरसाइज है उसको बुक में नीट एंड क्लीन कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।